I think we should start now. So, कल हम जो टॉपिक कर रहे थे उसमें हमने एक छोटा सा चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इसको करने से पहले हम कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो समझने वाले हैं। इसका मैंने कुछ पार्ट कल भी करवाया था। तो इकोनॉमिक सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। नंबर वन इज कैपिटलिस्टिक and number second is socialistic. Capitalistic and socialistic. कैपिटलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर का मैंने बताया था कि ज्यादातर ये एडवांस इकोनॉमी जो हमारी हैं उनमें देखने को हमारे को मिलता है। एंड सोशलिस्टिक जो है वो जनरली जुड़ा हुआ है कार्ल मार्क्स से, मार्क्सियन इकोनॉमी से। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जो है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे पास कि वो मार्केट मैकेनिज्म को फॉलो करे। तो क्या मार्केट मैकेनिज्म को फॉलो करे? मार्केट मैकेनिज्म क्या होता है? जिसमें प्राइसेस ऑफ ऑल द commodities are determined through private market with कैसे प्राइसेस डिटरमिन होंगे? डिमांड एंड सप्लाई के मदद से, राइट। प्राइवेट मार्केट में सारी जो कमोडिटीज है उनके प्राइस कैसे तय होंगे? डिमांड और सप्लाई से। नंबर सेकंड इज प्राइवेट सेक्टर owns means of production. Now, what is mean by means of production? Land, labor, capital, and factors of production को हमने means of production बोल दिया। ठीक। Now, third and most important point is distribution of goods among people is based on purchasing power. मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि हम जो भी कमोडिटीज बना रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको अब हमारे को बांटने की जिम्मेदारी है कि हम कैसे बांटेंगे, किसको क्या कमोडिटी देंगे। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो किसके थ्रू होगी? वो होगी परचेजिंग पावर। मतलब जिस जो इंसान जो है वो उस कमोडिटी को खरीद सकता है, वो कमोडिटी उसको दी जाएगी। जो इंसान उसको खरीदने के कैपेबल में नहीं है उसको वो कमोडिटी नहीं दी जाएगी, क्योंकि प्राइवेट ऑर्डर जो है वो सेटअप है। ऑन द अदर हैंड, इन द सोशलिस्टिक सिस्टम, Sir, please speak loudly. क्या बोल रहे हो? सर थोड़ा जोर की बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। ओके। So in the socialistic system, government owns all the means of production. मतलब जो भी हमारे पास लैंड है, लेबर है,
कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है, उस सभी का जो ओनरशिप है वो किसके पास रहेगा? सरकार के पास रहेगा। ठीक है, जो भी आप सरकार बना रहे हैं। एंड प्रॉफिट किसके पास जाएगा? सारा गवर्नमेंट के पास जाएगा। जो भी वो प्रॉफिट कमाएंगी वो सारा गवर्नमेंट के पास जाएगा। देन distribution of goods is based on what society needs and equality मतलब क्या है कि वो चीजें बनाई जाएंगी जिसकी सोसाइटी को नीड है। ठीक, अब नीड कैसे पता चलेगा? मार्केट इकोनॉमी में नीड का पता चलता था हमारे को डिमांड कर्व से, क्योंकि जिस चीज की इतनी ज्यादा डिमांड है इसका मतलब लोगों को उसकी नीड है। बट इन सोशलिस्टिक इकोनॉमी हमारे को डिमांड का कैसे पता चलता था? थ्रू प्लानिंग आपने ये नाम सुना होगा, प्लानिंग कमीशन, है ना, 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। उसमें जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे वो डिसाइड करते थे कि इस 5 सालों में हमको क्या क्या चीज बनानी है। तो वो एक बंद कमरे में बैठ के अपने आप डिसाइड करते थे कि लोगों को क्या जरूरी है। अगर उनको लगता था कि लोगों को एजुकेशन जरूरी है तो वो एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करते थे। इंडस्ट्री ज्यादा जरूरी है तो फिर इंडस्ट्री पे ज्यादा फोकस करते थे ताकि एम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ सके। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स जो है, लोगों को क्या क्या चीजें मिलती थी जो उनके नीड के अकॉर्डिंग होती थी। वो सोसाइटी की नीड का कैसे पता चलता था? जो प्लानिंग करते थे प्लानर, तो वो बताते थे, वो उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाते थे, राइट। और इसमें एक बात का ध्यान रखा जाता था कि इक्वेलिटी आए। मतलब अगर कोई इंसान जो है वो रोड बना रहा है, राइट, वो रोड बनाने का काम कर रहा है, और कोई इंसान है जो टीचर है, एक टीचर है, तो उसकी जो सबकी सैलरी है वो ऑलमोस्ट सेम होगी। सैलरी एक तरह से सेम होगी। क्यों? इक्वालिटी का कंसेप्ट है। कोई भी बंदा कोई भी काम कर रहा है तो वो काम क्यों कर रहा है? क्योंकि वो कुछ अर्न करना चाहता है, राइट। अर्न क्यों करना चाहता है? एक अच्छा जीवन जीने के लिए। तो सभी की सैलरी सेम रखी जाती थी सोशलिस्टिक सिस्टम में, ताकि इनइक्वालिटी का कोई वो ना हो, स्कोप ना हो। ठीक। ऑन द अदर हैंड ये नेगेटिव चीज है इसकी। और कैपिटलिस्टिक जो सिस्टम है उसकी नेगेटिव चीज क्या है? इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी इसको हम बोलते हैं असमानता। असमानता का मतलब क्या है? कोई जो इंसान है वो बहुत ही गरीब है, उसके पास खाने को रोटी नहीं है। एंड कोई इंसान है जो बहुत ही ज्यादा अमीर हो चुका है, उसके पास सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो लग्जरी आइटम्स यूज करता है ना। वो पैसा चाहे तो उसको पैसे को जला भी देता है क्योंकि उसको जरूरत नहीं है इतनी पैसे की। बट जो ये स्टार्क डिस्टिंक्शन है दोनों के बीच में, जो पुअर एंड रिच के बीच में जो डिस्टिंक्शन है, इसको बोलते हैं हम इनकम इनक्वालिटी। इनकम इनक्वालिटी। अब ये जो है कैपिटलिस्टिक सोसाइटी का सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है कि इसमें इनइक्वालिटी हमेशा रहेगी। अब आप बोलोगे इनइक्वालिटी क्यों आ जाती है मार्केट इकोनॉमी में, राइट। तो इनइक्वालिटी आ जाती है एफिशिएंसी की वजह से। एफिशिएंसी की वजह से जिसकी ज्यादा एफिशिएंसी होगी, जो ज्यादा एफिशिएंटली काम करेगा, उसकी जो पगार है, वो सैलरी है, उतनी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू इनएफिशिएंट पर्सन। ठीक। तो प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि इफ यू आर वेरी टैलेंटेड पर्सन देन यू कैन अचीव वट एवर यू वांट इन प्राइवेट सेक्टर। कि अगर आप बहुत ही टैलेंटेड बंदे हो तो आपको कितनी भी सैलरी मिल सकती है, लाखों में सैलरी, करोड़ में भी सैलरी, कई बार पैकेज जो है वो जाते हैं। रीजन बीइंग कि आप टैलेंट, आपके अंदर टैलेंट है, तो एफिशिएंसी आपकी टैलेंट के रूप में सामने आती है। ऑन द अदर हैंड अगर कोई गरीब इंसान है, अगर फॉर एग्जांपल कोई इनएफिशिएंट पर्सन है, कोई लेजी पर्सन है, कोई बिल्कुल काम नहीं करना चाहता, तो उस केस में क्या है, उसको मार्केट बिल्कुल कम सैलरी देती है, तो इनइक्वालिटी होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। ठीक।
इट इज ड्यू टू द एफिशिएंसी ऑफ द पर्सन। अब जो नहीं पढ़ा उसकी सैलरी ऑब्वियसली कम होगी, जो ज्यादा पढ़ा है उसकी सैलरी ऑब्वियसली ज्यादा होगी। तो ये सिस्टम जो है, अब ये मैं प्योरली जो है कैपिटलिस्टिक एंड प्योरली सोशलिस्टिक जो हमारे पास सिस्टम है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अभी मैं मिक्स इकोनॉमी पे नहीं आया। तो प्योरली कैपिटलिस्टिक एंड प्योरली सोशलिस्टिक जो इकोनॉमी है वो ऐसे वर्क करती है। देन इन सोशलिस्टिक पार्ट, negative, the big negative thing is incentive. No incentive. Now what is incentive? इंसेंटिव का मतलब होता है थोड़ा लालच, है ना, एक तरह से लालच, आम भाषा में बोल दिया जाए। तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी में इंसेंटिव नहीं होता, जबकि प्राइवेट कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में इंसेंट पूरी जो इकोनॉमी है वो इंसेंटिव पे बेस्ड है। फॉर एग्जांपल, अगर आप जॉब कर रहे हो किसी फील्ड में, अगर आप जॉब कर रहे हो किसी फैक्ट्री में, किसी भी फैक्ट्री, प्राइवेट सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर की मैं बात करता हूँ, तो आप ओवर टाइम करते हो कई बार, या फिर हार्ड वर्क कर रहे हो। क्यों कर रहे हो हार्ड वर्क? क्योंकि आपको लगता है कि आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज होगी। सैलरी क्यों कैसे इंक्रीज होगी? क्योंकि जो बंदा आपका बॉस है उसको लगेगा कि ये ज्यादा काम कर रहा है, ये ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, इसलिए वो आपको इंसेंटिव देगा, बोनस देगा, इसको हम बोनस भी बोल देते हैं। इंसेंटिव देगा देगा ज्यादा काम करने। तो इसलिए लोग जो है वो ज्यादा पढ़ते भी हैं, जॉब के साथ भी पढ़ते हैं। हम आप लोग पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आपको पढ़ने का इंसेंटिव है कि आप जॉब, जो अच्छी जॉब है वो करोगे, राइट। अगर मैं कहूँ कि आप जितना मर्जी पढ़ते रहो पर बाद में आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी, तो बहुत कम इंसान होंगे, 100 में से 4-5 जो पढ़ना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने इंसेंटिव छीन लिया आपसे, राइट। तो प्राइवेट जो कैपिटलिस्टिक सिस्टम है हमारा, वो सारा इंसेंटिव पे टेका हुआ है। ऑन द अदर हैंड, जो सोशलिस्टिक जो हमारा सिस्टम है, उसमें क्या है कि सभी की सैलरी बराबर है, राइट, पगार बराबर है। तो अगर इंसान कोई ना भी काम करे तो भी उसकी सैलरी बराबर है, अगर कोई बहुत ज्यादा काम करे तो भी उसकी सैलरी बराबर है, राइट, उतनी रहेगी, इंक्रीज नहीं होगी। तो काम करने का, ज्यादा काम करने का कोई भी इंसेंटिव उनके पास नहीं है, इसलिए वो ज्यादा काम नहीं करते। इसलिए यहाँ पे इनएफिशिएंसी एफिशिएंसी देखने को मिलती है हमारे को सोशलिस्टिक स्ट्रक्चर में। एग्जाम्पल से बताना चाहूँ, प्राइवेट जॉब इन इंडिया एंड गवर्नमेंट जॉब। अगर मैं स्कूल्स की बात करूँ तो प्राइवेट स्कूल जो हैं काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, राइट, फैसिलिटीज अच्छी होती हैं, और एक वहाँ पे टीचर होता है जिसकी सैलरी होती है 10,000। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट टीचर जो है उनकी सैलरी होती है अप्रोक्सीमेटली 1 लाख, राइट। उनकी सैलरी प्राइवेट से 10 गुना ज्यादा है। अब गवर्नमेंट में फीस जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो है ना, या फिर 2,000 रुपये या 1,000 रुपये पर ईयर की होगी बड़ी क्लासेस के लिए। बट प्राइवेट में जो फीस है वो आपकी 20 या 30 के तो मिनिमम रहेगी, राइट। अब सोचने वाली बात ये है कि एक साइड जो बंदा है जो सिर्फ 10,000 रुपये कमा रहा है और वो फीस भी ज्यादा ले रहे हैं, then how can private schools private schools can achieve efficiency? क्यों वो अच्छा पढ़ा लेते हैं बच्चों को? एंड ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट स्कूल आर inefficient in eyes of people। तो आप मुझे जवाब दीजिए कि गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं वहाँ पे आप अपने बच्चे को पढ़ाना क्यों नहीं पसंद करते?
प्राइवेट स्कूल में हम पढ़ाना पसंद करते हैं जहाँ पे टीचर की सैलरी भी 10,000 है, जहाँ पे हमारा खर्चा भी ज्यादा हो रहा है। अब आप में तो इसको इस बात का जवाब दीजिए, ऐसा क्यों करते हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, बताइए Yes, क्यों sir. हम क्यों हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पसंद करते हैं गवर्नमेंट स्कूल में नहीं? अच्छा चलो ये छोड़ो, आप सिंपल सी एक बात का मेरे को जवाब दे दो कि ये जो 10,000 वाला बंदा है ये ज्यादा एफिशिएंटली पढ़ाता है, 1 लाख वाला बंदा है ये इनएफिशिएंटली पढ़ाता है, क्यों? बताइए, कोई भी बता दीजिए, कोई तुक्का लगा दीजिए, क्यों ऐसे होता है? क्योंकि उसको पता है, क्योंकि उसको सैलरी तो मिल ही जाएगी। गवर्नमेंट वाले, राइट? हाँ, गुड आंसर। नाउ सही बोला। अब ये जो गवर्नमेंट स्कूल का टीचर है ये इसके चाहे बच्चे फेल हो जाएं, चाहे वो जो मर्जी जहाँ मर्जी जाए, है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि उसको सैलरी 1 लाख रुपए मिल जाएगी, जॉब सिक्योरिटी, पहली बात। दूसरी बात, इसको अच्छा पढ़ाने का कोई इंसेंटिव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि गवर्नमेंट स्कूल में 5 टीचर है, राइट? 5 टीचर है और 5 में से जो एक टीचर है वो काफी अच्छा पढ़ाता है, वो सारा दिन लगा रहता है ना बच्चों को पढ़ाने में, एक्स्ट्रा काम भी करवाता है, एक्स्ट्रा क्लासेस भी बच्चों की लेता है। ऑन द अदर हैंड 4 टीचर नहीं पढ़ाते। अब होगा क्या कि वो देखेगा कि मेरी सैलरी भी 1 लाख है, इसकी 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 भी 1 लाख, राइट? सभी की सैलरी बराबर है, सेम। तो ये जो सारा दिन खपता रहता है, पढ़ाता रहता है पागलों की तरह, तो इसको ज्यादा पढ़ाने का कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा, कोई इसको अवार्ड नहीं देती सरकार कि तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, कुछ नहीं करते इसको, है ना? तो अल्टीमेटली होता क्या है कि इन सबको देख के कि वो तो सब मजे कर रहे हैं और मैं उल्टा पढ़ा रहा हूँ, सैलरी मेरी भी बराबर है, उनकी भी बराबर है, तो मैं क्यों करूँ? इसी को चीज को बोलते हैं इंसेंटिव, यही है इंसेंटिव। इंसेंटिव 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना, रीइंफोर्स को जो करता है। अब इसके पास कोई पॉजिटिव इंसेंटिव नहीं है पढ़ाने का, इसको इसकी सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही, इसको कोई शाबाशी नहीं दे रहा, राइट? तो ये क्या करेगा, बाकियों की तरह पढ़ाना छोड़ देगा। तो अब गवर्नमेंट जॉब जो है उसको आप समझिए सोशलिस्टिक, क्योंकि सोशलिस्टिक जो स्ट्रक्चर है वो कहता है कि सारों की सरकारी नौकरियां होंगी, एंड कैपिटलिस्टिक जो सिस्टम है वो कहता है कि सबकी प्राइवेट जॉब होगी, राइट? तो ये सिस्टम है कि कैपिटलिस्टिक जो सिस्टम है वो एफिशिएंसी पे, इंसेंटिव पे बेस्ड है कि अगर कोई अच्छा काम करेगा उसकी ज्यादा तनख्वाह बढ़ा देंगे, उसकी ज्यादा पगार होगी। बट जो सरकारी है वो क्या, इंसेंटिव वहां पे कोई नहीं। समझ में आ रही है आपको बात? Yes, sir. तो ये दोनों की दिक्कत है। अब प्राइवेट जो होती है उसमें इनइक्वालिटी रहेगी, हमेशा इनइक्वालिटी रहेगी प्राइवेट में, और गवर्नमेंट के में क्या है, इक्वालिटी। अब जो जो मैंने बात की कि सभी की तनख्वाह सेम है, चाहे आप पढ़ाओ चाहे ना पढ़ाओ, तो वहां पे इक्वालिटी भी तो है, आप सभी को इक्वली ट्रीट कर रहे हो, राइट? गवर्नमेंट जॉब में आप चाहे पीएन हो, चाहे ऊपर से ऊपर आईएएस ऑफिसर हो, तो आपकी तनख्वाह में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता, ठीक है? तो वहां पे वो इक्वालिटी एक तरह से देता है गवर्नमेंट जॉब जो। प्राइवेट में आप देखोगे इनइक्वालिटी, भयंकर वाली इनइक्वालिटी, कि जो सीईओज वगैरह होते हैं उनकी सैलरीज होती है करोड़ों में, और जो नीचे वाले लोग होते हैं, वर्किंग लोग की सैलरी होती है 5,000 10,000, जिससे उनका जो घर का गुजारा है वो भी मुश्किल से चलता है। बट सरकारी में ये जो इनइक्वालिटी हमारे को नहीं देती। देन एग्जाम्पल देते हैं, आगे मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल से भी बताता हूँ आपको। कंट्रीज,
किन किन में कैपिटलिस्टिक सिस्टम पाया जाता है, किन किन में सोशलिस्टिक सिस्टम पाया जाता है। मैंने एक डायग्राम बनाई थी कल सोशलिस्टिक। अब क्योंकि सोशलिस्टिक कहता है कि सोशलिस्टिक सिस्टम कहता है कि प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल नहीं होगा, प्राइवेट सेक्टर होगा ही नहीं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी भी कंट्री में, हर एक कंट्री में कुछ ना कुछ पार्ट जो है प्राइवेट सेक्टर का रहेगा। तो एक्सट्रीम पे कोई भी कंट्री नहीं होगी। कैपिटलिस्टिक कहता है कि सब कुछ प्राइवेट कर दो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो आपकी पुलिस है, जो आपकी आर्मी है ना, जो आपका लॉ एंड ऑर्डर है, जो आपके जजेस हैं, वो कैसे प्राइवेट हो सकते? सोच के देखो कि जज है जो प्राइवेट है, एक बंदे ने उसको 20 लाख दे दिया तो उसने उसके हक में फैसला सुना दिया, राइट। या फिर पुलिस है जो पैसे पे चलती है कि आप पुलिस को पैसा दो तो वो काम करेगी। या आर्मी है आपकी कंट्री की, वो क्या है, प्राइवेट है। अब प्राइवेट बंदे का मन हुआ तो उसने उठा के पूरा सीएम जो है उसको उड़ा दिया। तो इस केस में जो प्राइवेट सेक्टर है वो पॉसिबल ही नहीं है ना, लॉ एंड ऑर्डर के केस में, पुलिस के केस में, आर्मी के केस में। तो इकोनॉमिस्ट ऐसा मानते हैं कैपिटलिस्टिक वाले भी कि कैपिटलिस्टिक जो सोसाइटी है उसमें भी गवर्नमेंट का रोल है। गवर्नमेंट का रोल ये सारा है कि उसको, गवर्नमेंट को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा, उसका हमारे पास कुछ ज्यादा नहीं। देन ये तो बात हुई सिस्टम की। अभी जैसा मैंने कहा कि एक्सट्रीम पे कोई कंट्री नहीं है, ठीक। सारी कंट्री, सभी कंट्री जो है थोड़ी थोड़ी मिक्स है। जैसे मैं बात करूँ यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, तो ये सब कंट्रीज जो है ये इसके आसपास में लाई करती हैं कैपिटलिस्टिक सिस्टम के। यहाँ पे प्राइवेट सिस्टम जो है वो ज्यादा है। गवर्नमेंट जॉब जैसा बहुत कम है, सिर्फ पुलिस में होगी या आर्मी में होगी, ऐसे ऐसे कुछ इंस्टेंसेस है वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल है। On the other hand, some countries are more towards the more towards the socialistic system. जैसे कि क्यूबा, क्यूबा एक कंट्री है, छोटी सी कंट्री। देन रशिया, देन नॉर्थ कोरिया, देन चाइना। अब चाइना को मैं ना थोड़ा अलग सा लिखता हूँ, because China is a all different kind of thing. तो सोशलिस्टिक कौन कौन से हो गए? सोशलिस्टिक हो गए क्यूबा, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया, राइट। तो इन कंट्रीज में अगर आप देखोगे, इनका जो सिस्टम देखोगे कि इसमें ज्यादातर सोशलिस्टिक कंट्रोल है, ठीक। कोई ना कोई बंदा जो है वो उस कुर्सी पे बैठा हुआ है, जैसे पुतिन है रशिया में, है ना, तो वो हिलने का नाम नहीं लेगा। कोई इलेक्शन नहीं होते, अगर होते भी हैं तो वो बस दिखावे के लिए होते हैं। तो सारा सिस्टम जो है वो पुतिन चला रहा है। सभी जो है वो सरकारी नौकरी वाले होंगे एक तरह से। प्राइवेट सिस्टम बड़ा काम होगा, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन ज्यादा नहीं होगी उस केस में। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होंगी, गवर्नमेंट घर होंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे, सभी के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने जाएंगे, राइट। तो ऐसा सिस्टम, सभी की सैलरी सेम होगी, सभी एक ही बस में ट्रैवल कर रहे हैं, पब्लिक सिस्टम बहुत अच्छा होगा, है ना। तो ऐसी चीज। अब सोशलिस्टिक का एक और नेगेटिव पॉइंट में बताना भूल गया, चॉइस। जैसे रशिया के एग्जांपल है, रशिया में अगर आप ट्रैवल करोगे या जाओगे तो वहाँ पे बसेस जो हैं, पब्लिक बसेस, जैसे सरकारी बसेस होती है ना, पब्लिक बसेस वही हैं। आप कार लेने जाओगे रशिया में तो देर आर ओनली 2-3 ब्रांड्स कि ये ले लो, वन ब्रांड फर्स्ट ले लो, सेकंड ले लो, थर्ड ले लो। तो वहाँ पे जो चॉइसेस हैं वो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल है। गवर्नमेंट सिर्फ 3 ही तरह की गाड़ियाँ बनाती है, वो लेनी है लो, नहीं लेनी है मत। तो चॉइसेस जो है आपको कहाँ पे ज्यादा मिलेंगी, वो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में, जहाँ पे फर्म्स आपस में कम्पीट कर रही है, राइट। तो एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, प्राइस कम हो रहा है। बट सोशलिस्टिक में फर्म ही एक ही है, 2 फर्म्स है, वही सिस्टम चला रही है। देन मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज आर लाइज इन
ज्यादातर इकोनॉमीज जो है वो यहाँ पे बीच में लाई करती हैं। एग्जाम्पल दिया था मैंने इंडिया का भी, कि इंडिया जब आज़ाद हुआ तो बिल्कुल बीच में था 1947 में। हमारे पास 5 ईयर प्लान भी थे, हमारे पास प्राइवेट सिस्टम भी था, इक्वल इक्वल। पर हुआ क्या, प्राइवेट जो प्राइवेट सिस्टम था वो डोमिनेट करना शुरू कर गया ना। देन 1991 में जो रिफॉर्म हुए, 1991 के जो रिफॉर्म हुए उसके बाद क्या है, हम इधर की तरफ बढ़ते चले गए। एलपीजी रिफॉर्म आपको पता होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो उसमें जो प्राइवेटाइजेशन का पार्ट था उसने सरकारी सिस्टम को खत्म करना शुरू कर दिया, बेचना शुरू कर दिया, जो आज तक जारी है। ठीक, तो आज तक क्या है, हम कैपिटलिस्टिक सोसाइटी की तरफ मूव हो रहे हैं। नाउ मेजोरिटी ऑफ द दिस नेशंस जो है इधर मूव होते रहते हैं, राइट। कोई इधर जा रहा है, इधर तो बहुत कम जा रहे हैं वैसे, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट बहुत है सोशलिस्टिक उसके स्ट्रक्चर के। सारी कंट्रीज जो है वो कैपिटलिस्टिक की साइड में मूव हो रही है सारी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है इन नो चीजों में? नो सर। सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। अभी हम पढ़ते हैं इस चैप्टर को, अब आपको ये चैप्टर भी अच्छे से समझ में आएगा। एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। Means of production originally comes out of Karl Marx idea on mode of production. कार्ल मार्क्स एक जो सोशलिस्टिक जो सिस्टम है, ये कार्ल मार्क्स की देन है। मार्क्स, इसको मार्क्सियन इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। हालांकि जो भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं या पढ़ेंगे वो सारी कैपिटलिस्टिक है, सारी कैपिटलिस्टिक है। मार्क्स का बस आपने ये चैप्टर में एक थोड़ा सा 2-3 पेज पढ़ लिए, यही मार्क्स की इकोनॉमी है। इसके अलावा हम जो इकोनॉमिक्स में सारी की सारी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी ही स्टडी करते हैं कि सप्लाई बढ़ रही है, डिमांड हो रही है, ये चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, तो सारी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसने दिया था जी? कार्ल मार्क्स ने, याद होना चाहिए आपको। कब जब उसने मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में लिखा था उसमें मेंशन किया था मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। The labor as a factor is a given importance and compared with the physical labor. अब जो मार्क्सियन इकोनॉमिस्ट थे, मार्क्सियन इकोनॉमिस्ट, जैसे हमारे पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। ये चार जो हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब वो बोलते थे कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हमारे पास, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए, लेबर। क्योंकि लेबर ही जो है ये तो नेचुरल है, इस पे तो हमने कोई कुछ किया नहीं है ना। लैंड तो हमारे को, या फिर जो भी मटेरियल है, हवा है, पानी है, वो तो मिला ही है, उसमें हमने कोई मेहनत नहीं की। कैपिटल जो है वो हम बनाते हैं फैक्ट्रीज में। फॉर एग्जांपल मशीन्स की बात कर रहा हूँ मैं, चेयर बनाने वाली, चेयर मेकिंग मशीन, ये कोई मशीन है, चेयर मेकिंग मशीन। अब ये मशीन भी तो फैक्ट्री में बनेगी। उनका कहना ये था कि ये मशीन भी फैक्ट्री में बनेगी, चेयर बनाने वाली मशीन। इनको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। ठीक, अब ये मशीन भी फैक्ट्री में बन रही है, इनको भी लेबर बना रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हमारे पास, लेबर ही है, वही तो कैपिटल बना रहा है। देन एंटरप्रेन्योर्स को ये मानते थे बिल्कुल गलत। क्यों? मार्क्सियन थ्योरी क्या थी कि लेबर हमारी जो है फैक्ट्रीज में काम करेगी। मैं आपको थ्योरी शॉर्ट में समझा देता हूँ। फैक्ट्रीज में काम करेगी, लेबर को मिलता है मान लो 200 रुपया। अब लेबर के साथ वो क्या लगा देंगे, मशीन लगा देंगे। ठीक है, मशीन लगा देंगे। अब दोनों से जो आउटपुट प्रोड्यूस होगी वो बेचेंगे 1000 रुपये में। ठीक, उनसे जो प्रॉफिट होगा, मान लो कि
200 का प्रॉफिट हुआ बाकियों को देके, वो किसके पास जाएगा? एंटरप्रेन्योरशिप के पास जाएगा। तो ये जो बंदा है ना, अब ये क्या करेगा? 200 का प्रॉफिट फिर से री इन्वेस्ट कर देगा और मशीन ले आएगा, और मशीन ले आएगा। तो ये जो लेबर है इसका वेज रेट कम हो जाएगा बेचारे का, इसको कोई पूछने वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज हो जाएगी, डिमांड ऑफ लेबर कम हो जाएगी, तो इसका जो प्राइस है, वेजेस जो है वो डाउन हो जाएंगी। 100 हो गया। अब इससे वो ज्यादा प्रोडक्शन करने लगे, 2000 थी, उसका प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ गया 400, वो और ज्यादा मशीन लेने लग गया। तो हुआ क्या? करते करते अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारों की लाइन लगी, बेरोजगारों की लाइन लगी। इनके पास खाने को कुछ नहीं है, क्योंकि सिस्टम जो है वो मनी पे टिका हुआ है, राइट? अगर आप कमाओगे तभी आप खाओगे। तो क्योंकि ये बेरोजगार हो गए, इनके पास कमाने को कुछ नहीं है, तो ये क्या करेंगे? ये जो एंटरप्रेन्योरियल क्लास है, ये जो जिसको भूख है ज्यादा खाने की, ज्यादा कमाने की, इसको इसका तख्ता पलट कर देंगे और सोशलिस्टिक जो स्ट्रक्चर है उसको कायम कर देंगे, जिसमें समानता होगी, सभी रोजगार प्राप्त करेंगे, सभी खाएंगे और अच्छा जीवन जिएंगे। तो ये सारी थ्योरी थी मार्क्स मार्क्स सर की। हाँ जी, जो आपने लास्ट में बताया था वो एक बार रिपीट करना, इस थ्योरी। लास्ट मतलब? मतलब कि अभी अभी आपने जो बताया था वो एक बार दोबारा से रिपीट करना सर प्लीज। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मतलब पूरी थ्योरी दोबारा रिपीट करो। हाँ जी सर प्लीज। ओके ओके ओके। तो मार्क्स जो बंदा था, कार्ल मार्क्स, उसने बुक लिखी थी दास कैपिटल। कई बार ये पूछ लेते हैं हमसे। मार्क्स ने बुक लिखी थी दास कैपी, स्पेलिंग पता नहीं फ्रेंच में लिखी थी, पता किस भाषा में लिखी थी, तो उसकी स्पेलिंग ऐसी है, दास कैपिटल। हुआ क्या? उसमें उस बुक में उसने बताया कि जो लेबर है, लेबर, हम कैपिटलिस्टिक सिस्टम के बारे में उसने बताया कि जो कैपिटलिस्टिक सिस्टम है उसमें जो लेबर है वो क्या करती है? काम करती है। तो अगर वो 100 रुपए का काम करे, और मशीन है एक, वो भी 100 रुपए का काम करे, मान लो एक मशीन है वो भी 100 रुपए का काम कर रही है, उससे कोई प्रोडक्ट बनता है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है। अब जो एंटरप्रेन्योर है, जो चालाक बंदा है, जिसने सारा सिस्टम बिठा रखा है, राइट, जिसको पैसे की बहुत भूख है, वो क्या करता है? अब 100 + 100 कितने होने चाहिए? 200। तो कॉस्ट कितनी है? 200 है। पर वो क्या करता है? इस प्रोडक्ट को बेचता है 1000 रुपये। क्यों? क्योंकि उसमें से जो प्रॉफिट बचेगा 600, वो किसके पास जाएगा? इसके पास। बाकी जो 600 800 बचा ना, 800 जाएगा इसके पास, और ये 100 रुपए देगा मशीन को, 100 रुपए देगा लेबर को। ठीक, लेबर ने 100 रुपए का काम किया, उसको कितने मिले? 100 रुपए। मशीन ने 100 रुपए का काम किया, उसको कितने मिले? 100 रुपए। पर इसने क्या किया? इसने कुछ नहीं, कोई काम नहीं किया। इसने क्या किया? 200 रुपए के प्रोडक्ट को बेचा 1000 रुपए की, और इसका प्रॉफिट आ गया 800, इसको प्रॉफिट हुआ। हालांकि लेबर और मशीन को कोई प्रॉफिट नहीं। अब धीरे धीरे क्या होगा? ये 800 रुपया ये क्या करेगा? ये इसको इन्वेस्ट कर देगा मशीन लेने में, ज्यादा मशीन लगा लेगा, क्योंकि मशीन की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। ज्यादा मशीनें लगाने से जो मशीन काम कर रही थी 100 रुपए का, अब वो करने लगी 400 रुपए का। ठीक, अब उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? मशीन लगने से लेबर रिप्लेस हो जाएगी, बेरोजगार हो गया लेबर। अब 400 का प्रोडक्ट था, वो कितने का बेचेगा? ये 2000 का। उसमें से कितना बचा? इसको 1600। इसको और प्रॉफिट होना शुरू हो गया, तो ये और मशीनें लगाएगा। अब ऐसे क्या होगा कि इस कंपनी में से जो लेबर गया, वो क्या हो गया? अनएम्प्लॉयड हो गया। ऐसे ही बाकी कंपनियों में से जो लेबर होंगे अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। ठीक,
तो सारा सिस्टम जो है मशीन से चल रहा है। जैसे हम आजकल देखते हैं, आपके सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला टूल आ गया, राइट। अब सारा कुछ वो कर देता है। आपने बुक लिखनी है तो बुक लिख देता है, आपने कहानी लिखनी है तो कहानी लिख देता है। तो ठीक है, तो राइटर्स की जॉब तो गई। क्लैरिकल काम कोई भी होगा तो आप उसको बोलोगे कि ये काम करना है जी, प्रेजेंटेशन बनानी है, या फिर इसमें से अकाउंट में से ये दिक्कत है मेरे को, उसको बोलो आप, वो उसी टाइम कर देगा उसको। तो उससे क्या हुआ, जॉब जो है वो रिप्लेस होनी शुरू हो गई। कंपनी जो है वो एआई को यूज करेंगी क्योंकि वो सस्ती है। अगर एआई को आप 1000 रुपए की एआई आती है, राइट, उसके सब्सक्रिप्शन जो मॉडल है 1000 रुपए से शुरू हो जाता है। वो काम करेगा 2 मिनट में। वही काम करने के लिए आपने एक बंदा बिठा रखा है यहाँ पे, वो बात काम कर रहा है पूरा 1 दिन लगा के, और उसको देने पड़ रहे हैं आपको 5000 रुपये पर डे, और ये 1000 रुपये एक बार का खर्चा है। तो कंपनी क्यों नहीं एआई यूज करेगी, वो तो प्रॉफिट देखेगी अपना, राइट। तो इससे क्या होगा, बेरोजगारी और इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। और जो ये लोग बेरोजगार होंगे उनमें उनमें जो है एक हीन भावना आ जाएगी इस एंटरप्रेन्योर के प्रति। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इकट्ठे होके वो मोबिलाइजेशन करके, मास मोबिलाइजेशन करके वो इसके विरुद्ध धावा बोल देंगे, और इसको भगा देंगे यहाँ से, और एक नया सिस्टम एस्टेब्लिश करेंगे सोशलिज्म का। अभी समझ में आया? यस सर। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम फिर भी रहती है तो यूट्यूब पे एक बार देख लेना आप, कोई भी कार्ल मार्क्स की कोई भी वीडियो देख लो, या सोशलिज्म की, व्हाट इज सोशलिज्म, तो वहां से थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगा। बाकी इस एग्जाम के लिए ज्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि वो क्या बात कर रहा है, राइट। तो शुरू करते हैं। द लेबर इज अ फैक्टर इज गिवन इम्पोर्टेंस। लेबर को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है, आर कंपेयर्ड विद द फिजिकल कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरीज, टूल्स एक्सेट्रा। As such, the means of production may be referred both to tangible aspect, physical raw material, or knowledge production. And from the importance of labor, the labor theory of value is developed. Labor की importance से क्या बनी? Labor theory of value. According to this theory, the value of labor should be equal to the additional value of the output after reducing the uses of another material. जो लेबर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे जो लेबर है उसकी वैल्यू मतलब वेजेस कितनी होनी चाहिए, जितना उसने काम किया, एडिशनल काम किया। 100 रुपये काम किया तो उसकी वेज कितनी होनी चाहिए, 100 रुपये, पर असल में कितनी होती है, 20 रुपये। आप किसी भी प्राइवेट फर्म में चले जाओ, किसी भी कंपनी में चले जाओ प्राइवेट सेक्टर में, अगर आपको वो 2 लाख रुपए दे रहा है कोई काम करने के एक बंदे को, तो उससे वो कितने का काम ले रहा होगा, कम से कम भी 10 लाख का। आप 10 लाख का काम कर रहे हो, उसके बदौलत आपको कितना मिल रहा है, 2 लाख। यही प्राइवेट सिस्टम। आपको वो कभी 2 लाख का 2 लाख नहीं देगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट नहीं आएगा फिर कोई भी। अगर आप 2 लाख का काम कर रहे हो और आपने 2 लाख सैलरी है, राइट, तो हमेशा जितना आप काम करोगे उससे कम आपकी सैलरी है। नाउ दिस इज कॉल्ड सरप्लस वैल्यू। इसी को बोलते हैं सरप्लस वैल्यू। और कितनी है इस केस में, 8 लाख। अब ये सरप्लस वैल्यू किसके पास जाएगी, एंटरप्रेन्योर के पास, ठीक है। जो कल्प्रिट है होल सिचुएशन का, उसके पास ये 8 लाख रुपए जाएंगे। जो उसने कुछ नहीं किया, उसने कोई मेहनत नहीं की, उससे बस आपको नौकरी पे रखा, आपने उसको 8-10 लाख का काम करके दिया, वो आपको 2 लाख रुपए दे रहा है। It is actually appropriated by the owner of production. This is well known as labor exploitation. इसी को बोलते हैं लेबर को एक्सप्लॉइट करना, लूटना, उसको लेबर को लूटना। According to Marx, the exploited person are called proletariats. जो जिनको एक्सप्लॉइट किया जाता है उनको क्या बोलते हैं, proletariats.
ये वर्ड आपने याद रखना। Now, ownership of means of production, ownership किसके पास है देखते हैं. There are usually three forms of economic system: capitalistic, socialistic, and under the capitalistic system, only the private investor or business house control the system on the basis of market rule. There is no need of the government sector in the economic and business sector. ये क्या कहते हैं कि प्राइवेट जो इंडिविजुअल है या फिर इन्वेस्टर है वही कंट्रोल करता है सिस्टम को. देयर इज नो नीड ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर इन द इकोनॉमिक एंड बिजनेस सेक्टर. ठीक है. नॉर्मली देयर इज ए नीड. अगर आप क्वेश्चन पूछा जाए कि कैपिटलिस्टिक सिस्टम में क्या बिल्कुल भी नीड नहीं होती गवर्नमेंट, तो आपने कहना नहीं होती है. किसमें होती है? लॉ एंड ऑर्डर में. पर कहाँ नहीं होती? इकोनॉमिक एंड बिजनेस सेक्टर में नहीं होती. अगर कोई चीज बनानी है तो वो सरकार नहीं बनाएगी, वो प्राइवेट बंदा ही बनाएगा. तो सरकार की नीड कहाँ होगी? सरकार की नीड कहाँ पे होगी? रेगुलेट करने में बिजनेस में, ताकि एनवायरमेंटली कोई नुकसान ना हो, लॉ एंड ऑर्डर जो बना रहे हैं. Then capitalism is defined as private ownership and control over the means of production. Private control होता है, private ownership होती है. Where the surplus product becomes a source of unearned income for its owner. जिसका भी माइक ओपन है प्लीज आप ऑन कर लीजिए. ओके. रमन प्लीज आप माइक ऑन कर लीजिए. Then capitalism is defined as private ownership and control over means of production and surplus, where the surplus product becomes a source of unearned income for its owner. ठीक है जी. जो बंदा जिसने जो एंटरप्रेन्योर है, जिसने सारा कुछ सेटअप किया है, उसी को उसका प्रॉफिट. Under the system, profit-seeking individual or organization undertake a majority of economic activity. The market mechanism decide the price of the goods and factors of production in this system. सब कुछ कौन डिसाइड करता है? मार्केट मैकेनिज्म. In the market for goods, there are demanders, suppliers who interact with each other. If demand power is equal to supply power, then there will be equilibrium. हमारे को पता है कि जहाँ डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाएंगे, वहाँ पे क्या होगा? Equilibrium in the market, which will lead to the determination of the stable prices in the goods. On the other hand, if there are unequal circumstances between the demand and supply, there will be disequilibrium in the market and no unique price will be determined. Here we see huge inequality in income and wealth distribution. Now, another point is huge inequality in income and wealth distribution. जो मैंने capitalistic system की बात की. Today we cannot find any such country which are purely capitalistic. However, the countries which high degree of capitalism are the countries of the Western Europe, USA, etc. ठीक. Then socialistic system में क्या होता है? Under the socialistic nature, the reverse of the capitalistic system occurs. Here, government or private system works without any sort of private or capitalistic form and marketing. गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट सेक्टर जो है या सरकारी जो सिस्टम है, वही काम करता है विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ प्राइवेट या फिर कैपिटलिस्टिक फर्म या मार्केट मैकेनिज्म. ये मार्केट मैकेनिज्म जैसा फर्म जैसा परफेक्ट कंपटीशन जैसा कंपटीशन का तो नाम ही नहीं होता. प्राइवेट सिस्टम में से कुछ नहीं होता. सारा कुछ कौन चलाता है? सरकार. All the incomes and wealth of the country is of common people or public. सारी जो इनकम है, सारी जो वेल्थ है, किसकी होती है? वो लोगों की होती है. ठीक, लोगों की. Socialism is a populist economic and political system based on public ownership, also known as collective or common ownership of the means of production.
Those means include the machinery, tools, factory used to produce goods that directly satisfy. According to Karl Marx, capitalistic society is made of two classes: the bourgeois or business owners who control the means of production, and the proletariat or worker, labor transform. तो ये दो वर्ड आपने हमेशा याद रखने हैं। एक तो हो गया bourgeois, इनको बोलते हैं बिजनेस ओनर, दूसरा proletariat, इनको बोलते हैं वर्कर। दोनों किसने दिए हैं? कार्ल मार्क्स ने। किससे रिलेटेड है? सोशलिस्ट, सोशलिज्म, सोशलिस्टिक या सोशलिज्म। There usually no or very low level of income and wealth equality are observed. इनकम या वेल्थ इक्वालिटी क्या होगी? बहुत कम होगी। मॉडर्न वर्ल्ड में there is very hard to find any such country having pure socialistic nature. However, the country like Venezuela, Cuba, North Korea, China, etc. do follow high level of socialistic distribution of income and wealth of the country. अब यहाँ में से यहाँ पे से आप ये जो चाइना है इसको निकाल दीजिएगा, चाइना को निकाल दीजिएगा, इसकी जगह आप रशिया लगा दीजिएगा। चाइना इज नॉट ए सोशलिस्टिक कंट्री एनीमोर। चाइना ना कैपिटलिस्टिक है, चाइना ना सोशलिस्टिक है, चाइना अलग ही है। ठीक, चाइना का थोड़ा बता दूं कि चाइना का जो सिस्टम है, जैसे कि पिरामिड होता है ना, पिरामिड टॉप लेवल, वो सोशलिस्टिक है, और जो बॉटम है मतलब जो मार्केट है वो क्या है? कैपिटलिस्ट है। मतलब कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि चाइना से ज्यादा कैपिटलिज्म कहीं पे भी नहीं है, पर जो ऊपर बैठे हुए लोग, सबसे ऊपर जो फॉर एग्जांपल कंट्री के पीएम या प्रेसिडेंट वगैरह हैं, किम जोंग उन, वो क्या है? सोशलिस्टिक है। तो चाइना का किसी को समझ में नहीं आता कि वो सोशलिस्टिक है या कैपिटलिस्टिक है, पर चाइना ने जिस तरह से ट्रेडिंग किया है पूरे वर्ल्ड में, तो वो कैपिटलिस्टिक कंट्री की तरह ही है। ठीक है, वहाँ पे प्राइजेस जो है वो कम क्यों होते हैं? क्योंकि कंपटीशन होता है निचले स्तर पे। नीचे नीचे के एरिया में बहुत कंपटीशन, कि आप फैक्ट्रीज लगाओ, कोई भी कहीं भी सामान बेचो, आपको कुछ कोई लेबर लो नहीं है, कोई कुछ नहीं है, राइट? वहाँ पे खुली छुट्टी है। बट ऊपर जो है वो सोशलिस्टिक स्ट्रक्चर है। तो चाइना को कभी ऐसे सोशलिस्टिक नहीं बोलना, ना कैपिटलिस्टिक बोल रहा है, वो अलग ही है। फाइनली इन द मिक्स, हाँ जी, मतलब कि ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਕਸਡ ਇਕਨੋਮੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ नहीं। मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है? मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है? इंडिया की एग्जांपल ले लो ना, इंडिया की एग्जांपल, डेमोक्रेसी होती है। डेमोक्रेसी का मतलब इलेक्टेड गवर्नमेंट, ठीक है जी, लोगों द्वारा चुनी हुई, लोगों के लिए चुनी हुई सरकार होती है। तो अब ये डेमोक्रेसी जो है ये कौन चुनता है? लोग चुनते हैं। अब हम लोग चुनते हैं, और इसमें दोनों होते हैं। डेमोक्रेसी के बाद आते हैं कि कोई भी मान लो प्रधानमंत्री बन गया हमारा, राइट? प्रधानमंत्री बन गया मोदी साहब, देन उसके बाद क्या होगा? हमारे पास प्राइवेट सिस्टम भी है, गवर्नमेंट सिस्टम भी है। अगर ये दोनों एग्जिस्ट करें आपस में, कि प्राइवेट चीजें भी बन रही है, गवर्नमेंट चीजें भी बन रही है, फिर वो होगी मिक्स इकोनॉमी। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ चाइना के केस में। ये जो ऊपर बैठा है किम जोंग उन, ये क्या है? ये सोशलिस्टिक है पूरा, ये जो ऊपर बैठा। बाकी नीचे जो सामान बन रहा है मार्केट में सारा कैपिटलिस्टिक है, प्राइवेट है, सरकारी कुछ नहीं है। ठीक, तो अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये सोशलिस्टिक है, या तो इलेक्शन ही नहीं हो रहे, या इलेक्शन नहीं होते, एक ही बंदा बार बार बनता रहता है, उसकी अपनी मर्जी चलती है। नीचे से अगर आप देखोगे सब कुछ प्राइवेट है, तो आप कैपिटलिस्टिक लगेगा। तो इसलिए ये समझ नहीं आता किसी को कि ये मिक्स इकोनॉमी है कि नहीं। मिक्स इकोनॉमी में प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों सेक्टर
निचले स्तर पे एग्जिस्ट करते हैं। मिक्स इकोनॉमी में प्राइवेट और गवर्नमेंट चीजें भी होती हैं, गवर्नमेंट सामान बनता है, गवर्नमेंट फैक्ट्रीज होती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सरकारी नौकरियां होती हैं, वहां पे कुछ नहीं है सरकारी, सब कुछ प्राइवेट है। तो अगर आप ऊपर से देखोगे कि कौन चला रहा है इकोनॉमी को, तो सोशलिस्टिक है, इसलिए इसको हम मिक्स इकोनॉमी में नहीं, मतलब ऑल टुगेदर डिफरेंट थी, इसलिए उन्होंने काफी एक तरह से काफी प्रोग्रेस की, क्योंकि वो प्योरली कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, वो डेमोक्रेसी नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे अभी आपको अच्छी लग रही होगी बात ये, बट इसमें दिक्कतें भी बहुत है ना, हर एक चीज अच्छी नहीं होती। अगर इसने किम जोंग उन ने कुछ बोल दिया कि भाई साहब ये करो, तो नीचे वाले लोग कुछ नहीं बोल सकते ये ऐसे नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। अगर उसने बोल दिया कि यहाँ पे डैम बना दो, कि ये जो लोग हैं इनको निकालो यहाँ से, कहीं और भेजो इनको, तो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, उनको वो बात माननी पड़ेगी। तो एक तरह से राजा वाला सिस्टम है। इंडिया में क्या है, इंडिया में अगर आप कोई पीएम बोल देगा कि यहाँ पे डैम बनाना है, तो जो लोग होंगे वो धरना लगा लेंगे, धरना लगाएंगे तो जाके कोर्ट में केस कर देंगे। अब केस चलता रहेगा 10-20 साल, केस 20 साल 30 साल 50 साल तक चल रहा है, ठीक है, उसका फैसला आएगा, फिर डैम बनना शुरू होगा, फिर 10-15 साल और लगेंगे, फिर कोई कोर्ट केस लग जाएगा। तो उसकी वजह से जो सिस्टम है वो स्लो चलता है इंडिया में या किसी भी मिक्स इकोनॉमी में। यहाँ सिस्टम पूरा फास्ट है। अब इसने बोल दिया कि डैम लगेगा तो लगेगा। आप कोई कोर्ट नहीं है, कोई कोर्ट ही नहीं है, कोर्ट के जजेस होंगे वो इसके लगाए हुए होंगे, तो ना कोर्ट है, ना पुलिस है, ना कुछ और है, तो जो ये बोलेगा उसके हिसाब से सब कुछ होगा। तो अगर तो आपकी किस्मत अच्छी रही चाइना की, अगर ये बंदा अच्छा निकल गया तो ये चाइना की तरक्की कर देगा। अगर आपकी किस्मत खराब रही कि बंदा जो है, राजा जो है वो कोई गधा बन गया, तो फिर आपकी इकोनॉमी पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक, तो किस्मत वाली बात है यहाँ पे। देन आगे चलते हैं। फाइनली इन द मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम वी फाइंड द कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपिटलिस्टिक मार्केट इकोनॉमी एंड सोशलिस्टिक इकोनॉमी। दोनों के सिस्टम जो है हमारे को मिलते हैं। Here some forms of private initiative and government initiative are found side by side. प्राइवेट चीजें भी होती हैं जी, गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल भी है हमारी कंट्री में, गवर्नमेंट स्कूल भी है हमारी कंट्री में, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है हमारी कंट्री में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, राइट। प्राइवेट फैक्ट्रीज भी हैं, पीएसयूज भी हैं, गवर्नमेंट फैक्ट्रीज। तो दोनों साइड बाय साइड चल रहे हैं। इन द वर्ल्ड टुडे many countries many countries are there who follows a mixed type of economic system. For example, India, Brazil, South Africa, Bangladesh, Russia, Indonesia, etc. मतलब ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज एक्सट्रीम को छोड़ के वो मिक्स इकोनॉमी ही प्रेफर करती है, ना वो इधर की जाना चाहती है ना वो उधर जाना चाहती है। The means of production can be owned by different people in different ways in different societies. Means of production को लोग ऑन कर सकते हैं डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में। कैपिटलिज्म किसको बोलते हैं, जब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, प्राइवेट लोगों के द्वारा ओन होते हैं। कैपिटलिस्टिक सोसाइटी हैज मार्केट एंड इट्स रूल। मार्केट होती है हर एक चीज के लिए, उसका एक रूल होता है। रूल क्या होता है मार्केट का? सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड, वेयर थिंग्स कैन बी सोल्ड एंड बॉट एट द मार्केट डिटरमिन्ड प्राइसेस। कैपिटलिज्म आल्सो हैज वेज लेबर होती है, or the labor paid in wages. On the other hand, other societies can be purely socialistic, meaning the means of production are owned in common, either by the worker themselves or by the state. But in case of mixed nature of economies, the ownership of the means of production are shared by both state and the private. अब सोशलिस्टिक की अच्छी एग्जांपल मेरे सामने आ रही है दिमाग में। आपने सुना होगा नाम, एक पंजाब की मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, वेर का। इसका नाम सुना है सबने? Yes, sir. क्या करती है जी? मिल्क प्रोडक्ट से बना दिया सर। मिल्क प्रोडक्ट नाउ
वेरका इज ए कोऑपरेटिव। कोई मेरे को बताना चाहेगा कोऑपरेटिव का मतलब क्या है? ਸਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। नहीं, कोऑपरेटिव का मतलब गवर्नमेंट का कोई शेयर नहीं है। सर आम लोगों कोऑपरेटिव, के द्वारा बनाई गई है। सॉरी एक बार दोबारा रिपीट कीजिए। सर आम पीपल जो होते हैं हमारे हाँ कॉमन हाँ पीपल उन्होंने बनाया है। हाँ हाँ, यस यस। तो कोऑपरेटिव जो सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर है, उसमें क्या होता है कि नॉर्मल जो लोग हैं वो आपस में मिलके, अगर मान लो कोऑपरेटिव फैक्ट्री है तो कोऑपरेटिव फैक्ट्री शुरू कर लेंगे। ठीक है, फैक्ट्री शुरू कर ली। अब फैक्ट्री के मालिक कौन है? सारे लोग हैं। जितने भी उसके मेंबर होंगे ना कोऑपरेटिव सोसाइटी के, इसको सोसाइटी बोल देते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितने मेंबर होंगे वो इसके मालिक होंगे। अब सिमिलर केस अगर मैं वेरका का एग्जांपल लेना चाहूँ तो वेरका क्या करती है? वेरका मिल्क के प्रोडक्ट बेचती है। कहाँ पे? पंजाब एरिया में। तो वेरका ने प्लांट लगा लिया कहीं भी, मोहाली में प्लांट लगा लिया, मान लो ये वेरका का प्लांट है। यहाँ से जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल क्या आएगा? मिल्क आएगा। ये वो कहाँ से आएगा? गांव से आएगा। हर एक गांव में एक सेंटर है वेरका का। वहां पे क्या है, लोग दूध जमा कराने जाते हैं और वहां से पैसे। अब जो ये लोग हैं, ये जो नीचे दूध जमा कराने जा रहा है, वो क्या हो जाता है? इसका मेंबर। सिमिलरली कोई और दूध जमा कराने जा रहा है, वो भी क्या है? इसका मेंबर है। वो दूध फैक्ट्री में जाता है, प्लांट में, प्लांट से वो पाउचेस में जाके वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब ये प्लांट कैसे चलता है? इनका कैपिटल होता है, कुछ कुछ पार्ट ऑफ कैपिटल, पैसे चाहिए इनको, वो उनसे गवर्नमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया। अब इनको जो भी प्रॉफिट होता है किसी भी चीज से, कोई भी प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट किसको जाएगा? वो सारे मेंबर्स को जाएगा। तो आप जो किसी को पूछ के देखना, जो वेरका में मिल्क डालने जाता है, उनको बोनस मिलता है कई बार। वेरका की तरफ से बोनस मिलता है। बोनस का मतलब क्या है? प्रॉफिट जो कंपनी ने उनको किया। समझे आप? अब इस मॉडल को आप सोशलिस्टिक नहीं बोल सकते। कईयों को लगेगा कि सोशलिस्टिक है, सरकार तो है ही नहीं कहीं भी। सरकार तो कहीं भी नहीं है। ना सरकार को कोई पैसा जा रहा है, ना सरकार ने लगाया, ना ही प्राइवेट है, क्योंकि प्राइवेट एक बंदे का होगा, दो बंदे का होगा, पर ये आपस में लोग चला रहे हैं एक तरह से ना। तो इनको बोलते हैं कोऑपरेटिव सिस्टम। सोशलिस्टिक सिस्टम भी थोड़ा थोड़ा इसके जैसा ही होता है, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। उसमें सारा जो पैसा है, प्रॉफिट है, वो किन के पास जाता है? लोगों के पास जाता है। ठीक। तो ये एक एग्जांपल याद रखिएगा। देन रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में क्या होगा? ट्रांसमिशन ऑफ इनपुट टू आउटपुट हैपन थ्रू रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। कि आप इनपुट लगा रहे हो, आउटपुट आ रहा है, इन दोनों में क्या रिलेशन, कैसे कैसे आ रहा है, ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है? रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या है? क्या मशीन ज्यादा यूज हो रही है? ठीक है, या फिर इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में और आउटपुट में क्या रिलेशन, वो कैसे काम कर रहे हैं? ठीक, इनको बोलते हैं रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। इट में भी टेक्निकल हो सकते हैं कि कितने अमाउंट का आपने लैंड ली, कितने अमाउंट की आपने कैपिटल ली है ना। या फिर सोशल भी हो सकता है कि आपका इम्पैक्ट क्या हो रहा है सोसाइटी। In addition, the term relation of production refers to the relationship between those who owns the means of production, the capitalistic or bourgeois, and those who do not. अब जो हमने बात की थी 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, उसमें एंटरप्रेन्योर जो होता है उसको मार्क्स ने कहा है कि ही ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। वो क्या है? उसकी ओनरशिप उसके पास है, क्योंकि वो सबसे अमीर बंदा है। गरीब जो बंदे हमारे जैसे, वो फैक्ट्री नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। बट
जो एंटरप्रेन्योर है ही ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उसको वो क्या बोलते हैं, वर्कर्स। और जिनके पास नहीं होता वो सारे क्या है, वर्कर है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ना मैं जी काम करूंगा और ना मैं फैक्ट्री लगाऊंगा, मेरे को तो मिल जाएगा खाना, ऐसे नहीं होता। आपको कोई ना कोई काम करना पड़ेगा, तो आप वर्कर कैटेगरी में आ गए। अगर आपके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है तो आप कैपिटलिस्टिक बन गए या वर्कर्स बन गए। ठीक। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, history evolves through the interaction between modes of production and the relation of production. By relation of production, Marx and Engel meant the sum total of social relationship that people must enter in order to survive, to produce or to reproduce their mean of life. एंजल जो था, मार्क्स ने अपना एक थ्योरी लिखी, एक एंजल था बंदा। दोनों की जो थ्योरीज है मार्क्सिज्म उसी को बोलते हैं। मतलब शुरू शुरू में ना कार्ल मार्क्स और एंजल्स दोनों ने एक ही विचार पे सोचा, एक ही तरह से सोचा, जबकि एडम स्मिथ जो था उसी समय पे वो दूसरी तरफ सोच रहा था। एडम स्मिथ वगैरह जो थे वो कैपिटलिस्टिक काइंड ऑफ थिंग सोच रहे थे, एंड मार्क्स और एंजल जो है वो बिल्कुल उनके उल्टा चल रहे थे कि कैपिटलिस्टिक सिस्टम जो है वो बर्बाद है, वो कुछ नहीं है, वो बकवास चीज है। Marx and Engel meant the sum total of social relationship that people must enter into. तो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन जो है मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या है कि सोशल रिलेशनशिप है सारे पीपल का, किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, एंड रिप्रोड्यूस देयर मीन्स ऑफ लाइफ। प्रोडक्शन के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो उस जो सोशल रिलेशनशिप है उसी को बोलते हैं रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। Marx and Engels typically use the term to refer to the socio-economic relationships character of a specific period. For example, capitalistic exclusive relationship to a capital good, wage workers consent relationship, capitalistic feudal lords relationship. तो मार्क्स और एंजल्स ने जो सोशियो इकोनॉमिक जो रिलेशनशिप यूज किया वो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन को दिखाने के लिए। ठीक, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन को दिखाने के लिए उन्होंने सोशियो इकोनॉमिक रिलेशंस यूज किए, किसके बीच में, वर्कर और मशीन्स के बीच में, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और एंटरप्रेन्योर के बीच में। तो ऐसे जो भी रिलेशन है उनको क्या बोलते हैं, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। देन कैपिटल एज प्रोड्यूस्ड मीन ऑफ प्रोडक्शन, ये इसका मतलब क्या है कि कैपिटल इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, फर्दर टू गेन प्रोडक्टिविटी इंप्रूव वर्जन ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो मैं बात कर रहा था कि जैसे जैसे हम मशीन ज्यादा यूज करेंगे वैसे वैसे वो मशीन जो है वो लेबर को रिप्लेस करेंगे। अब लेबर को वो तभी रिप्लेस कर सकती हैं अगर उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो लेबर से ज्यादा है। ठीक, टू गेन प्रोडक्टिविटी इंप्रूव वर्जन ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड। ज्यादा कैपिटल जो है वो रिक्वायर्ड होता है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। By raising productivity through improved capital equipment, more goods can be produced and the standard of living can be risen. ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ने के साथ क्या होगा, ज्यादा गुड्स बना सकते हैं हम, जैसे एग्जांपल मैंने बताया था, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा सकते हैं। Capital goods are also sometimes referred to as means of production because these physical and non-financial inputs create objects that can eventually be restored with economic value. कैपिटल गुड्स जो होती हैं उनको कई बार बोला जाता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। हम बोलते हैं लैंड लेबर कैपिटल है ना, क्यों बोलते हैं, क्योंकि कैपिटल गुड्स एक अपने आप में एक चीज होती है, मशीन जो है एक ऐसी चीज है जिससे आप और ज्यादा मशीन को बना सकते हो और ज्यादा कोई नॉर्मल गुड जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हो। तो जो मशीन गुड प्रोड्यूस कर रही है तो उसमें कोई वो इकोनॉमिक वैल्यू ऐड कर, ठीक, कोई वैल्यू ऐड कर। अकॉर्डिंग टू बॉम According to Baum-Barack, a follower of Marx, stated that capital is a produced mean of production. Capital is already a produced mean as other factors of production are used to produce capital in the economy.
वही जो मैंने बात कही थी कि कैपिटल जो है वो खुद बनाया हुआ है किसने, लोगों ने। तो अगर वो खुद बनाया हुआ है तो एक तरह से वो आउटपुट हुआ ना, पर हम उसको क्या लेके चलते हैं, इनपुट लेके चलते हैं। तो ये कहने का मतलब क्या है कि कैपिटल एज प्रोड्यूस्ड मीन ऑफ प्रोडक्शन, कि वो पहले ही प्रोड्यूस हो चुका है, उसको किसने प्रोड्यूस किया है, लोगों ने। तो सबसे ऊपर क्या रखा गया इनको, किसको रखा गया, लेबर को रखा गया, कि जो भी वो करेगा उसी से सारा सिस्टम चलेगा। देन मोड ऑफ प्रोडक्शन। In the post-classical age, the mode of production was different to classical mode of production. Actually, the term mode of production gained momentum in the hand of Karl Marx. Marx used the term mode of production to refers to the specific organization of economic production in given society. मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, स्पेसिफिक कोई ऑर्गेनाइजेशन है कि आप एक लेबर लगाओगे, 5-4 कैपिटल लगाओगे, 4 लेबर लगाओगे, देन एक लैंड लगाओगे, फिर आपको क्या मिलेगा, 10 यूनिट ऑफ आउटपुट मिलेगा। ये कोई स्पेसिफिक एक ऑर्गेनाइज्ड जो है लेआउट है प्रोडक्शन का। Mode of production includes the means of production used by a given society such as factories and other facilities, machines and raw materials. Mode of production में means of production के जो हमने लेबर, कैपिटल और लैंड लिखा है, ये क्या है, means of production. In the Marxist theory of historical materialism, कौन सी theory? Historical materialism, याद होना चाहिए नाम। A mode of production is a precise combination of the productive forces, which include human labor power and means of production. Classical Greek and Roman societies are most typical example of this antique mode of production. The forces of production associated with this mode include advanced agriculture, resources, and तो ये बस आपको इतना ही याद कर लेना आपने कि मोड ऑफ प्रोडक्शन किसको कहते हैं और इसकी थ्योरी क्या थी, इम्पोर्टेंस क्या है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की। Means of production is an idea that includes the social use and ownership of land, labor, capital needed to produce goods and services. The means of production of resources. The factors of production are defined as the resources that are building blocks of the economy. They are what people use to produce goods and services. If business houses can improve the efficiency of the factor of production, it stands to reason that they can create more goods at higher quality, perhaps a low price. An increase in production leads to economic growth as mentioned. This is improved economic growth with the तो आई थिंक इसको पढ़ने की आपको जरूरत भी नहीं है, इम्पोर्टेंस क्या है, इसमें कैपिटलिस्टिक का ही बताया हुआ सारा कि आप ग्रोथ कर लो, ये कर लो, जीडीपी इंक्रीज हो, ठीक है। तो हमारा एक यूनिट जो है वो कंप्लीटेड है, ये क्वेश्चन आप देख लेना घर पे। हम मूव होते हैं नेक्स्ट यूनिट पे, विच इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ठीक। काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। इसमें सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट। डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजी कौन सी रहने वाली है हमारे सामने। फर्स्ट वन इज कॉस्ट प्लस। कॉस्ट प्लस स्ट्रेटजी का मतलब क्या है, आपका कोई कॉस्ट है प्लस आपने कोई अमाउंट एक्स ले लिया, तो अब आपका कितना आ गया प्राइस, कॉस्ट प्लस मान लो कि यहाँ पे 10 ले लेना, एग्जाम्पल से लेते हैं, आपकी कॉस्ट कितनी है 100, एक्स कितना लिया आपने 20, तो आपका प्राइस कितना रखोगे आप 120। एक्स कोई भी अमाउंट हो सकता है कॉस्ट के ऊपर, तो मिनिमम आपने कॉस्ट जो है, मिनिमम अपने कॉस्ट तो रिकवर करना है करना। Cost plus pricing is the simplest pricing method. The firm calculates the cost of producing the product and adds on a percentage profit to the price to given the sell price. एक परसेंटेज एक ऐड कर दी प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट कितना भी आप ले सकते हो कॉस्ट पे। देन लिमिट प्राइसिंग,
लिमिट प्राइसिंग थ्योरी भी है, वो दी गई है बेंस 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 लिमिट प्राइसिंग थ्योरी क्या बोलती है वो? A limit price is the price set by monopolist to discourage economy entry into market. अब ये लिमिट प्राइस का मतलब क्या है कि मान लो कि मैं बना रहा हूँ, मेरी फैक्ट्री है बनाने की, फॉर एग्जांपल शूज में पैन बनाने की फैक्ट्री है, पैन बनाने की फैक्ट्री है, उसमें 3-4 प्लेयर है और सबसे बड़ा प्लेयर है, ठीक, नंबर 1। अब पैन का प्राइस मार्केट में चल रहा है 1200, प्रॉफिट कितना आ रहा है 200, कॉस्ट कितना आ रहा है 1000। अब कई नए प्लेयर जो हैं वो प्रॉफिट देख के आ सकते हैं मार्केट में इसको डिसरप्ट करने के लिए, वो कहेंगे कि हम 1100 पे बेचेंगे। तो एज ए फर्म मैंने क्या किया, मैंने फैन का प्राइस कर दिया 900। कितना कर दिया? 900। अब कोई पागल ही है जो कहेगा कि मैं 1000 पे कॉस्ट लगा के 900 का बेचूंगा, तो ये सारे जो आना चाहते थे ये नहीं आएंगे। तो इसी को बोलते हैं लिमिट प्राइस, कि मैं नए जो एंट्रेंट थे जो मेरी मार्केट में आना चाहते थे प्रॉफिट को देख के, उनको रोकने के लिए मैंने एक ऐसा प्राइस रख दिया जो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। लिमिट प्राइस इज द प्राइस सेट बाय मोनोपोलिस्ट। कौन सेट करता है? मोनोपोलिस्ट, ताकि वो अपना मोनोपोलिस्ट जो है स्ट्रक्चर वो बचा के रखे, टू डिस्करेज इकोनॉमिक एंट्री इनटू ए मार्केट। The limit price is often lower than the average cost of production of just low enough to make entering not profitable. Not profitable. अब मोनोपोलिस्टिक क्या करता है, जब उसको लगता है कि कोई एंट्री होने वाली है तो प्राइस लो कर देता है। क्यों करता है लो? और लॉस भी लेता है कई बार। लॉस लेने का कारण क्या है? क्योंकि वो मोनोपोलिस्टिक ही रहना चाहता है उस मार्केट में। अगर उस मार्केट में कोई और आ गया तो उसका जो प्रॉफिट है वो हमेशा के लिए कम हो जाएगा। कुछ टाइम तक वो लॉस लेके क्या है बाद में प्रॉफिट में आ सकता है, क्योंकि वो मोनोपोलिस्ट है, राइट। एक ही सेलर है पूरे मार्केट। When penetration pricing, setting the price low in order to attract consumer and gain market share. The price will be raised later once this market share is gained. This is what Jio did in Indian market. जियो की सिम आपको पता होगी, जियो की सिम होती है, राइट। तो जियो बिफोर आई थिंक 2015 और 16 जियो वाज नोवेयर। जियो कहीं था ही नहीं मार्केट में। जियो एक तरह से मार्केट में आया, उसने सारा कुछ फ्री देना शुरू कर दिया कि आप फ्री दे दो, फ्री दे दो, है ना। तो लोग लेते चले गए, लोगों ने तो काफी जियो की सिम ले ली। उसके बाद क्या किया उसने? प्राइस बढ़ाना शुरू किया। अभी अभी जाके 2024 होता है, काफी सालों के बाद उसने प्राइस बढ़ाना शुरू किया धीरे धीरे करके। अब ये क्यों किया? क्योंकि टेलीकॉम की जो मार्केट थी, जो टेलीकॉम ऑपरेटर थे, उनको पेनिट्रेट करना था। तो पेनिट्रेट करने के लिए प्राइस इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन इंडियन कंटेक्स्ट। अगर आपको किसी भी मार्केट में जाना है, सबसे पहले आप किस चीज को टारगेट करोगे? प्राइस। अगर आप उससे सस्ता बना सकते हो वही क्वालिटी में, तो आपका सामान बिक जाएगा। तो प्राइस लो करते हैं इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट कस्टमर शुरू में एंड गेन मार्केट शेयर। द प्राइस विल बी रेज्ड लेटर वंस दिस मार्केट शेयर इज। जैसे मार्केट शेयर गेन कर लिया उसके बाद प्राइस बढ़ा देंगे, क्योंकि जो कस्टमर है वो छोड़ के नहीं जाएगा आपको इजीली। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है ना कि आपको आपकी असमानता हो रही है, एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है? कि प्राइस के बेसिस पे आपको अलग अलग रखा जा रहा है, असमानता की जा रही है। सेटिंग ए डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द मार्केट। दो सेगमेंट है जी। फॉर एग्जांपल कि अगर आप किसी भी बुक सेलर पे जाओ या फिर ऑनलाइन चेक करो, तो आपको दो तरह की बुक्स मिलेगी। एक होती है हार्ड कवर, एक होती है सॉफ्ट कवर।
एक होती है हार्ड कवर, होती है सॉफ्ट कवर। सॉफ्ट कवर का मतलब जिसपे गत्ता नहीं होता, गत्ते के, राइट, गत्ते के बिना। हार्ड कवर गत्ते वाली। अब सेम बुक आपको दो जो है फॉर्म में मिलती है। इसका प्राइस होगा 500 रुपया, इसका प्राइस होगा 300 रुपया। दोनों में कितना डिफरेंस है? 200 रुपये का। अब आप देखोगे कि गत्ता लगाने का कॉस्ट कितना, गत्ता लगाने का कॉस्ट कितना है? 20 रुपये। तो सॉफ्ट कवर को अगर हार्ड कवर बनाना हो तो उसमें कितना खर्चा आएगा मेरा? 20 रुपये। बट जो प्राइस डिफरेंस है वो देखोगे आप, 200 रुपये का डिफरेंस है। तो ऐसा दो दो प्राइस क्यों रखे हुए हैं तब? वो क्यों रखे हुए हैं कि कुछ जो इंसान है, जो हमारे जैसे, जो गरीब है मेरे जैसे, वो क्या करेंगे? सॉफ्ट कवर को चूज करेंगे, क्योंकि उनको पढ़ाई करनी है, उनको उसकी लॉन्जिविटी से कोई मतलब नहीं है, पढ़ने के लिए चाहिए उसको बस। तो वो क्या करेगा? सॉफ्ट कवर को प्रेफर करेगा, जो भी मेरे जैसा गरीब इंसान। अब जो होते हैं अमीर लोग, उनको क्या है, अपनी अलमारी में सजा के भी रखनी है, पढ़नी भी है और लंबी भी चलानी है बुक, तो वो क्या प्रेफर करेंगे? गत्ते वाली हार्ड कवर। एक तरह से वो थोड़े इमोशन भी जुड़े होते हैं बुक के साथ कई लोगों के ना, तो इसलिए वो कई लोग क्या प्रेफर करते हैं? हार्ड कवर। अब कंपनी ने दोनों के लिए चीजें बनाई हुई, गरीबों के लिए भी और अमीरों के लिए भी। चीज एक ही है, उसमें कंटेंट एक ही है, पेजेस एक ही तरह के है, डिफरेंस क्या है? बाहर से कैसे होती है। तो इसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एक ही प्रोडक्ट को दो मार्केट में डिफरेंट प्राइस के साथ बेचना, उसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये समझ में आया सबको? मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Then setting a different price for the same product in different segment to the market. For example, this can be for different classes such as ages or different opting types. Then psychological pricing designed to have a positive psychological impact. For example, setting a profit as at a 395, 399 rather than 4. तो अगर हम पहला वर्ड देखते हैं कई बार, तो हम हमारे को चीज सस्ती लगती है, अगर हम 4 देखेंगे तो हमारे को चीज, तो वो साइकोलॉजिकल जो प्राइसिंग रखते हैं मार्केटिंग के लिए। Dynamic pricing, flexible pricing mechanism made possible by advanced information technology and employed mostly by internet-based companies. For example, Uber या फिर Zomato, ये जो कंपनीज हैं, टेक कंपनीज हैं, ये क्या करती हैं? प्राइसिंग जो है वो चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल, अगर बारिश हो रही है, रेन हो रही है, तो प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। अगर रेन नहीं हो रही तो प्राइसेस डिक्रीज हो जाएंगे। अगर बहुत ज्यादा धूप है तो प्राइसेस डिक्रीज हो जाएंगे। तो उसके हिसाब से जो प्राइसिंग चेंज होती है उसको बोलते हैं डायनेमिक प्राइसिंग। ठीक, टाइम के हिसाब से। प्राइस लीडरशिप एंड ऑब्जर्वेशन मेड ऑफ ओलिगोपोलिस्टिक। कौन सी मार्केट है? ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट है। Business behavior in which one company, usually the dominant competitor among several, lead the way is determinant by rather go follow. तो होता क्या है कि बाकी सारी कंपनी जो है, मान लो कि 5 कंपनीज है किसी एक सेक्टर में, किसी एक इंडस्ट्री में ना, किसी एक इंडस्ट्री में 5 कंपनीज है, उसमें जो इंडस्ट्री है, तो प्राइस लीडरशिप भी आगे 2-3 तरह की होती है। एक इंडस्ट्री है जो बहुत ही पुरानी है, या फिर बहुत बड़ी है, उसके पास मार्केट साइज बहुत बड़ा है, उसका मार्केट शेयर बहुत बड़ा है। तो ऐसी इंडस्ट्री है जो 50% या 75% मार्केट का लेके बैठी हुई है। तो ये फर्म है। तो सभी क्या करेंगे? सभी कहेंगे कि हम आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं है,
क्योंकि सबसे ज्यादा मार्केट शेयर इसके पास है। अब जो ये प्राइस रखेगी, जो ये फर्म प्राइस रखेगी, हम उसको अपना प्राइस बढ़ा देंगे। तो इसी को बोलते हैं प्राइस लीडरशिप, कि एक कंपनी को हम लीडर बना लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कितनी पुरानी है या कितनी बड़ी है ना, या उसका मार्केट शेयर कितना बड़ा है, या उसके पास कैपिटल कितना बड़ा है। तो उसके हिसाब से उसको हम मार्केट जो है लीडर बना लेते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं कि उसने ये प्राइस रखी है तो हम भी ये रखेंगे, उसने प्राइस कम कर दी तो हम भी कम करेंगे, बढ़ा दी तो हम भी बढ़ाएंगे। Then next is target pricing. Pricing method whereby the selling price of product is calculated to produce a particular rate of return on investment for a specific volume production. टारगेट प्राइसिंग का मतलब क्या है कि वो मेथड जिसमें हमारे को पता है, हमने बस ये देखना है कि हमारे को प्रॉफिट कितना चाहिए, कितना पैसा आएगा हमारे पास, उसके हिसाब से हमने जो प्राइस रखा उसको बोलते हैं टारगेट प्राइसिंग। The target pricing method is used most often by public utility like electric, gas companies, companies whose capital investment is high, like automobile manufacturing. जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं या फिर पब्लिक यूटिलिटी कंपनी होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होगी या गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होगी, है ना, पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ये सारी जो कंपनीज होती हैं ये क्या करती हैं, टारगेट के हिसाब से प्राइसिंग रखती है ताकि इनको जो इनका जो कोटा है प्रॉफिट का वो। The next is absorption pricing. Absorption pricing क्या होती है? Method of pricing in which all costs are recovered. सारे cost जो है recover कर दिए जाते हैं. The price of product includes the variable cost of each item plus the price of product के प्राइस में क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट होता है हर एक आइटम का, देन फिक्स्ड कॉस्ट होता है, ठीक, उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग के तरह हम देखते हैं। मतलब क्या है कि इसमें कॉस्ट तो हमको रिकवर करने का, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग। हाई लो प्राइसिंग, method of pricing for an organization where the goods and services offered by the organization are regularly priced higher than competitor, but through promotion, advertisement and coupons, lower prices are offered on key items. अच्छा, बाकी सर्विसेज, बाकी चीजों के लिए उसने अपने कंपटीटर से ज्यादा प्राइस रखा, बट कुछ चीजों के लिए प्रमोशन कर दी, एडवर्टाइजमेंट कर दी, कूपन दे दिए। हुआ क्या कि उसके पास 5 प्रोडक्ट है, 1 2 3 4 5 6 प्रोडक्ट है उसके पास। अब 6 के 6 का उसने प्राइस इंक्रीज कर दिया सबसे पहले, मान लो 10% इंक्रीज किया। उसके बाद 3 जो प्रोडक्ट है उस पर सेल लगा दी 30% की। अब लोग क्या है, जो लोग उन प्रोडक्ट को लेते थे वो क्या अट्रैक्ट होंगे सेल के लिए, तो वो क्या है, इनके पास आएंगे, उनकी सेल इंक्रीज होगी, तो साथ साथ में वो इनको भी देख सकते हैं। तो ओवरऑल जो है इनको प्रॉफिट होगा इस चीज से, हाई लो प्राइस से, एज कम्पेयर टू कि वो पहले वाले प्राइस रखते थे। The next is marginal cost pricing. Business the practice of setting the price of product equal to the extra cost of producing extra unit of output. Marginal cost आपको पता क्या होता है? Marginal cost addition in total cost due to extra in output. टोटल कॉस्ट में जितनी एडिशन हो रही है एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने से वो होगी मार्जिनल कॉस्ट। अगर उसके प्राइस इक्वल में रखा गया, अगर आगे जाके आप देखोगे कि परफेक्ट कंपटीशन में हम क्या करेंगे, MC इक्वल टू MR, MR वहां पे क्या होगा, प्राइस, तो MC इक्वल टू प्राइस। मार्जिनल कॉस्ट किसके इक्वल रखेंगे हम, प्राइस, तो हमारा प्राइसिंग कितना रहेगा, मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल, उसी को बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। तो किस केस में एप्लीकेबल होगा, परफेक्ट कंपटीशन के केस। आगे मीनिंग ऑफ मार्केट, ये हम कल स्टडी करते हैं।
आज के लिए यही खत्म करते हैं हम। आप प्लीज घर से पढ़ के आइएगा। सर हाँ जी, हाई और लो प्राइसिंग एक बार समझा दो क्या? हाई प्राइसिंग लो प्राइस।